अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से बड़ी अहम मुलाकात हुई। दिफाई सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का भी अयादा किया गया। इसमें इकॉनमिक टाइज़ को भी मलूज़ ख़ातिर रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात इसलिए है क्योंकि आर्मी चीफ भी इसी दौरे पर मौजूद हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी इसी दौरे पर मौजूद है। मरीम नवाज़ साहिबा CM पंजाब हैं, वो भी इसी दौरे पर मौजूद हैं। तो ये बड़ा अहम दौरा है और एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है और फंडिंग बैरूनी हाथों के तरफ इशारा कर रही है, जिसमें भारत भी सर फहरिस्त हमेशा से होता है और भारत से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं जब मोदी जैसा एक टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर बैठा हो खित्ते के एक ऐसे मुल्क के ऊपर जो ऑलरेडी कश्मीर पर जुल्म ढा रहा हो और उन आर्टिकल्स का खात्मा करने के बाद आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा हो और उसकी राह में हायल सिर्फ पाकिस्तान हो, तो यकीनी तौर पर उन्हें तकलीफ उठती है। BLA, इनका किरदार और इनका कोई ताल्लुक नहीं है बलूचों से। बार बार इस पर बात कर रहे हैं और बलूच खुद भी इस पर अब खुलकर बात कर रहे हैं। हम अब ज़रा इन चीज़ों पर भी बात करेंगे, अफ़गानिस्तान के किरदार को देखकर ज़रा उस पर बात करेंगे, खित्ते की सिचुएशन पे बात करेंगे और दुनिया का बड़ा तरीन टेररिस्ट मुल्क इसराइल एक बार फिर उस मुआहदे से पीछे हटा, मुआहदा तोड़ा, उसकी खिलाफ वर्जी की, सीज़ फायर की, निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर दी और बड़ी तादाद में बच्चों समेत 400 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया। 600 के करीब अब तक की इत्तलात के मुताबिक तादाद है जो ज़ख्मी हुए। हॉस्पिटल्स तक को नहीं बख्श रहे। जो लोग बेसर सामानी में बाहर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 10 लाख से ज़ायद लोगों के घर मिसमार कर दिए। वो 10 लाख फैमिलीज़ हैं, वो ऑलरेडी मजबूर हैं खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर। उन पर बमबारी की जा रही है। पूरी दुनिया में एक लंबी खामोशी रही है इसराइल को लेकर, लेकिन थोड़ी सी एक ड्रामाई मूव मैं कहूँगा हुई है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने एक ऐसे मौके पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जब उर्दन के वली अहद वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर ये बात उन्होंने करते हुए बड़ा एक अहम पहलू इसमें यह है कि फ्रांस जैसा मुल्क जब इस पर बात करे तो इसकी अहमियत थोड़ी अलग से नज़र आने लगती है, क्योंकि यूरोप को मुख्तलिफ हवालों से फ्रांस लीड भी कर रहा होता है। एक कदम पीछे की जानिब ड्रामाई तब्दीली करार दिया है इस बमबारी को, और बमबारी के साए तले कभी अमन नहीं हो सकता, ये भी कहा गया है। इसको कैसे लिया जाए? क्या अमेरिका को अब अपना रोल प्ले करना होगा? डोनाल्ड ट्रंप जो कि झंडा उठाते हैं कि दुनिया में जंग बंदी का मैं अलमबरदार हूँ, किस तरह से इस मुआहदे की पासदारी करवाएंगे? और जिसने पासदारी नहीं की, क्या उसके लिए कोई पनिशमेंट होगी? आलमी बिरादरी की नज़र में OIC का किरदार क्या है? क्या सूरत हाल होने जा रही है गज़ा की? एक बार फिर हम उसको एक बड़ी ख़तरनाक जेल देख रहे हैं जो इससे पहले हमने देखा। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जौहर सलीम साहब साबिक सफ़ीर हैं, माहिर बैन अवी उमूर है, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सईदुज़्ज़मा साहब माहिर बैन अवी उमूर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। जौहर सलीम साहब, एक तो पहले ज़रा वज़ीर आज़म का दौरा है, बड़ी अहम एक मूव होगी एक ऐसे मौके पर जहाँ पर हमने एक बैरूनी फंडिंग के तहत BLA जैसी दहशतगर्द तंजीम को जाफ़र एक्सप्रेस का सानिया होते और उसमें मुलविस होते देखा, और फिर उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते देखे, जो कि नई और अछूती बात नहीं होगी हमारे लिए। अफ़गानिस्तान ऑलरेडी अमाजगा बनता जा रहा है दहशतगर्द तंजीमों के लिए। तो क्या इंपॉर्टेंस देखें इसमें सऊदी अरब के इस दौरे के हवाले से? जी देखें, सऊदी का दौरा हमेशा ही अहम होता है, बिकॉज पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई करीबी भी हैं। फिर देखें हमारे वहाँ पे जो है ना लाखों पाकिस्तानी वहाँ पे जो है ना इस वक्त आबाद हैं और वो एक्सपेट्रिएट्स के तौर पे काम कर रहे हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिलती हैं, वहाँ से आती हैं जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं। फिर उसके बाद जो है ऑयल फैसिलिटी भी वहाँ से कभी मिलती है। इस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर जो जब हम साल के वो रोल ओवर डेट की बात करें तो वो $12.7 बिलियन का है। तो उसमें सऊदी का हिस्सा जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद फिर चाइना का है और उसके बाद UAE का। इन 3 मुल्कों ने वो $12.7 बिलियन का रोल ओवर किया, और वो जाहिर है कि जो IMF का डेट है उससे ज़्यादा ही है इस वक्त जो उन्होंने अभी पैकेज दिया है। लेकिन ये रोल ओवर है जो हर साल वो पिछले 2-3 साल से उसको रोल ओवर कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए अहम है। अब दोनों मुल्क बहुत से शोबों में आपस में जो ताउन को बढ़ाना चाह रहे थे, ये अंडरस्टैंडिंग भी हुई थी कुछ साल पहले कि जी वहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान आएगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही अच्छे मौके मौजूद हैं।
इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत से सेक्टर्स में। तो उसमें अभी भी अक्टूबर में जब दौरा हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, तो उसमें भी ये इत्तेफाक हुआ था कि बड़े जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के सेक्टर्स हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स भी हैं, और फिर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स एनर्जी प्रोड्यूस करने के, फिर माइनिंग के, एग्रीकल्चर के, बहुत सारे सेक्टर्स में सऊदी इन्वेस्टमेंट जो सी हैं, रिफाइनरी पे भी एक वो करना चाह रहे थे, आपको याद होगा। तो वो फिर मुख्तलिफ मराहल में है वो सारी चीज़ें जो सी हैं। तो इस लिहाज से फिर एक तो ये एलिमेंट है उसमें। फिर दूसरा एलिमेंट ये है कि जो इस वक्त जो आलमी हालात जिनकी तरफ आपने इशारा किया, तो उस तनाजुर में जो गज़ा में जो हो रहा है इस वक्त, और देखें जो गज़ा में हो रहा है उसकी तरफ मैंने पहले भी ये कहा था, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ बैठे थे कि जी सीज़ फायर है तो ये शायद बस अभी ख़त्म हो गया मसला। देखिए मैंने अपने पहले भी कई तज्ज़ियों में कहा था कि ये सीज़ फायर जो हुई है इसमें ये टेम्परेरी सीज़ फायर है, उसमें 3 स्टेजेस पे होना, सिर्फ जो पहली स्टेज है उस पे इत्तेफाक हुआ है, जो बाकी 2 स्टेजेस हैं उस पे तो हुआ नहीं है। बल्कि पहली जो स्टेज जो सिर्फ 42 डेज की थी, 42 दिन की, उस 42 दिनों में फिर आपने बाकी जो है उसका तय करना था, वो तो हुआ नहीं। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसमें बीच में प्रॉब्लम आ जाएगा, और वही हुआ है, वो प्रॉब्लम आ गया ठीक है। अच्छा जौहर साहब, है। इस पे तो ज़रा डिटेल में आपसे बात करता हूँ। ये जो गज़ा का मैटर है इस पर हम पूरी एक डिस्कशन भी रखते हैं, फिर आलमी बरादरी उसका किरदार, OIC और मैक्रोन के इस पे बात करना क्या अहमियत होगी इस पे। डॉक्टर सईद साहब, वज़ीर आज़म का दौरा है सऊदी अरब, वली अहद से बड़ी अहम मुलाकातें, इकनॉमिक टाइज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है भी अभी इस चीज़ की कि हम अपनी जड़ें इकनॉमिक टाइज़ को लेकर मजबूत करें। वही ममालिक आजकल तरक्की कर रहे हैं या दुनिया पर रूल कर रहे हैं। भारत को देखिए, उसकी चौधराहट भी इकॉनमी की बेस पर हो रही है पूरी दुनिया में, इसीलिए लोग उनकी बात ज़्यादा सुनने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो ज़रा इस हवाले से कितनी अहमियत का हामिल होगा ये दौरा? अरसलान साहब, मदू करने के लिए देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक जमाना था जब जियोपॉलिटिक्स ही चीज का, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है और जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। और यही वजह है कि अगर आप पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को देखें, जो लास्ट सिक्योरिटी पॉलिसी रियासत पाकिस्तान ने दी थी, तो उसमें जियो इकोनॉमिक्स का जिक्र किया गया था, रीजनल कनेक्टिविटी का जिक्र किया गया था। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के तमाम ममालिक, दे आर फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग देयर इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। क्योंकि जब आपके पास इकोनॉमिक कैपेबिलिटी होती है, तब आप अपनी गवर्नेंस इश्यूज को या गवर्नेंस को बेहतर तरीके से आगे लेकर जा रहे होते हैं। अब जो ये दौरा है प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब का, अपने साथ लीडरशिप लेकर गए, हाई लेवल लीडरशिप लेकर गए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि दो तरफा तिजारती ताउन बढ़ाया जाए। मकसद ये है कि बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए जाएं। यहाँ पे मुझे ये बात जरूर करनी चाहिए कि देखिए 2019 में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने रिफाइनरी का जिक्र किया था, जो कि $10 बिलियन का प्रोजेक्ट था। मुझे लगता है कि जो रियासतें हैं, खुसूसन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, दे नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट। ये $10 बिलियन का प्रोजेक्ट ये सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मामला नहीं है। आप देखिए कि चाइना स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से 84% ट्रेड जो उनका हो रहा है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से हो रहा है। और जब वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से ट्रेड करता है तो तकरीबन 3 लाख भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए। अब जब ये रिफाइनरी बनेगी गवादर में, तो होगा क्या? वो जो 40 दिन की बजाय वो जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कि सऊदी अरेबिया और बाकी गल्फ कंट्रीज की तरफ से आ रहे होंगे, तो वो 7 दिन के अंदर जनाब पहुंच जाएंगे कहां? चाइना। सो ये जो रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट था, जो कि जिसकी बाकायदा अनाउंसमेंट की गई थी, मेरे ख्याल से दोनों रियासतों को कीपिंग इन व्यू दी हिस्टोरिकल टाइज, कल्चरल टाइज, रिलीजियस टाइज, और फिर उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों के बीच में। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं रिफाइनरी के, या जो बाकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, यकीनन दोनों रियासतों को और दोनों लीडरशिप को इस पे काम करने की जरूरत है। साथ में एक चीज मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा, दोनों ममालिक के बीच में $5 बिलियन का ट्रेड है। और यकीनन चूंकि हम पेट्रोलियम और बाकी
केमिकल्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं सऊदी अरेबिया से, तो इस $5 बिलियन में $4.5 बिलियन बेसिकली हम इंपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से, जबकि हम क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ से जो एक्सपोर्ट्स हैं लगभग 0.6 इसका आप ये कह सकते हैं $0.6 मिलियन हैं, जो कि बहुत कम है। ये जो विजिट अभी हुई है और पीएम शहबाज शरीफ साहब ने क्राउन प्रिंस के साथ जो मुलाकात की है, कहा तो ये गया है और मेरे ख्याल से ये खुशाइंद भी है और इस पे अमल दरामद भी होना चाहिए कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आ रही होगी और ये इन्वेस्टमेंट जब आएगी तो मुझे लगता है कि वो जो पाकिस्तान का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस है सऊदी अरेबिया से, जो कि एक बहुत बड़ा फर्क है, वो किसी हद तक कम हो जाएगा। साथ में अरसलान साहब ये बात समझने की जरूरत है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं सऊदी अरेबिया को, ये बदतरीज बढ़ रही हैं। मैं अगर पिछले एक साल की बात करूं तो 11.4% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। मुझे लगता है और मैं समझता हूं कि इसमें बहुत इजाफा होना चाहिए और हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना होगा, सो दैट हम अपनी जीडीपी और जीएनपी को चले मैं इस पर मैं कर लेता हूं, इस पे भी बात कर लेते हैं हम। जरा अपने प्रोग्राम के अगला हिस्सा जरा हमास गजा सिचुएशन, अमेरिका का ईरान के साथ जारी मुआहदे के लिए 2 माह का वक्त देना, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में। फिर इस वक्त आर्जी जंगबंदी की यूक्रेन और रूस के दरमियान बातचीत चल रही है। ये सारी बड़ी डेवलपमेंट्स के दरमियान हम अपना मार्जिन कहाँ रखते हैं? फिर एससीओ के बाद हमारे लिए जो ममालिक हैं इनमें क्या नई मंडियों की तलाश कितनी आसान होगी, कितनी राहें खुलेंगी? वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के लिए हमें किन पैराए पे काम करना है, हमें अपने सिफारती मिशंस को कैसे इस्तेमाल करना है, ये बड़ा एक अहम पहलू है। वापस आते हैं ब्रेक से इस पर। वेलकम बैक। जौहर सलीम साहब, गजा की चूँकि बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर थोड़ी डिटेल हम बात कर लेते हैं। सर, जंगबंदी का जो मुआहदा था, आपने पहले भी कहा कि ये टेम्परेरी था और 3 फेज़ होंगे इसके, लेकिन आप ये देखें कि इधर मुआहदे अभी हो ही रहे होते हैं, अभी उस पर बात हो ही रही होती है, मलहूज़ खातिर ही नहीं लाता इसराइल जैसा दहशतगर्द मुल्क। ठीक है 3 फेज़ होंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि उठकर बमबारी शुरू कर दी जाए, निहत्ते फ़लस्तीन बच्चों को शहीद कर दिया जाए, नस्ल कुशी। ये तो जंग में कभी हुआ ही नहीं, जंग के उसूलों के मुनाफी है। हॉस्पिटल्स को तबाह कर दें, डॉक्टर्स को कत्ल गारत गिरी का शिकार बना लें, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। मासूम बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, निहत्ते आम शहरियों को नस्ल कुशी पर उतर आया। क्या रोल होगा अमेरिका का इसमें, जो कि बड़ा झंडा उठा रहा है इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में कि मैं तो जंगबंदी करवा रहा हूँ? जी बिल्कुल, देखिए एक तो खैर वो प्रोफेसर सईद साहब ने जो कहा तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि बिल्कुल जो है जो ट्रेड है उसको बैलेंस करने की भी बिल्कुल ये सही कहा कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर हम उनसे वो पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वही मंगवाते हैं और हमारी तरफ से भी जो है, बिकॉज देखिए हमारी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी ट्रेड जो यूरोप और अमेरिका को है उसमें सरप्लसेस हमारी तरफ हैं, हमें ट्रेड सरप्लसेस वहाँ से मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिका से सबसे बड़ा है, यूएसए से, कनाडा से और यूरोप से काफ़ी ज़्यादा सरप्लसेस हैं। लेकिन चाइना से जो हमारी ट्रेड है, जो सऊदी अरब से है, उसमें ट्रेड सरप्लसेस दूसरी तरफ हैं, डिफिसिट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, जिससे हमें करनी चाहिए। उस पर बातचीत भी होती है, बल्कि मुझे याद है जब मैं 2022 में मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ उस वक्त गया था सेक्रेटरी खारजा के तौर पे सऊदी, तो इस पर भी बात हुई थी और वो सऊदी अरब में इस पे उनकी कीननेस थी उनके उसको बैलेंस करने के लिए। फिर इसीलिए ये बात थी कि इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से ज़्यादा आए, ताकि फिर वो मसनूआत पाकिस्तान में जब वो होंगी बनेंगी तो फिर वो सऊदी को भी वापस एक्सपोर्ट हो सकती हैं, दूसरे मुल्कों को भी। तो हमें बिल्कुल ये इस पे काम करना चाहिए, बिकॉज जब तक हम इक्तिसादी तौर पे अपने पाँव पे खड़े नहीं होते सही तौर से, उस वक्त तक हमारी फॉरेन पॉलिसी जो सी है वो भी उस तरह से वाइब्रेंट नहीं हो सकती। अच्छा सर, बड़ी अच्छी आपने बात कही। चले मैं चाहूँगा उससे पहले हम इस पे ज़रा डिटेल आपसे मैं एक चीज़ और पूछ लूँ। हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, हाँ, आप नहीं समझते कि दुनिया भर में जो कामयाब मॉडल्स हैं जैसे जापान है, जर्मनी है, यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा रोल है, जो कि बड़ी इंडस्ट्री की एक बड़ी सपोर्ट है। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को हम सपोर्ट उस तरह मिल नहीं रही, जिसकी वजह से हम शायद दुनिया के साथ इकोनॉमिक टाइज को उस तरह बढ़ा नहीं पा रहे। प्रोडक्ट हमारी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से हम शायद बाहर मार्केट करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। जी देखिए, हमें एक क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स भी मेरा ज़ाहिर है, मैं स्टूडेंट हूँ उसका, मेरी जो है ना उसमें काफ़ी तालीम उस साइड पे भी रही, तो मैं खैर और वैसे भी जब मैं एज एम्बेसडर में इसमें ख़ुसूसन मेरी दिलचस्पी होती थी,
तो मैं इस पे 2-3 चीज कहूंगा कि एक तो ये है कि हमें बहुत ही ज्यादा डीप इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। जब तक वो हम नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं हो सकेंगी। मिसाल के तौर पे देखें, आपकी जो टोटल हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $30 बिलियन के करीब हैं, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। अब ये ज्यादातर सर कम ही दुनिया, रहती हैं, बहुत कम हुआ है कि हम 30 को क्रॉस किए हैं। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली बिल्कुल पिछले सालों में ऐसे ही है। और ये अफसोस की नहीं बल्कि शर्म की बात है। 240 मिलियन आबादी का मुल्क और $30-32 बिलियन की एक्सपोर्ट्स, सीरियसली इट्स अ जोक, मतलब अगर आप उसको पर कैपिटा एक्सपोर्ट्स देखें ना, एक जिसको हम एक फिगर होता है पर कैपिटा एक्सपोर्ट के, एक बंद आपकी आबादी के तनासुब से आप कितना करें, तो हम लोएस्ट में आते हैं दुनिया में। तो हालांकि हमारी देखें, लोग जो है मेहनती भी हैं। हमारी 60s में हम बहुत आगे थे, बहुत से मुल्कों से, एशिया में और अफ्रीका में, और अब उन सबसे पीछे चले गए। अपने खिते में हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए, इंडिया से बहुत पीछे चले गए, श्रीलंका से भी। तो उसमें डीप रिस्ट्रक्चरिंग की जो जरूरत है, हमें अपनी इंडस्ट्रीज को अगर कंपेटिटिव बनाना है, तो जो एक किस्म की यहाँ पे मोनोपोलीज टाइप बनी हुई है, जो डीरेगुलेशन की बहुत जरूरत है, हमें मतलब उनको फिर ये अपनी इंडस्ट्रीज जो है ना, उनको बैनुल अक़वामी मेयार तक लेके आना होगा, और उसके लिए उनको बैनुल अक़वामी कंपटीशन में डालना होगा ताकि वो कम्पीट बाहर से करें। और अभी तो लिमिटेड सी मार्केट है, सिर्फ उनको ही करती रहती हैं एक्सपोर्ट्स ना, डाइवर्सिफाई भी नहीं करती। और फिर हमारी प्रोडक्ट रेंज भी बहुत ही लिमिटेड है। लिटरली 70% तो आपकी सिर्फ टेक्सटाइल्स हैं, बाकी जो है लेदर और स्पोर्ट्स गुड्स और बिल्कुल, सर्जिकल को मिला हम लें, लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स सब हैं। मैन्युफैक्चरिंग गर्दानते ही टेक्सटाइल को है। एग्जैक्टली तो बात ये कि, और फिर उसमें वैल्यू एडिशन भी बहुत कम है जो हम करते हैं। फिर हम ब्रांड्स हमारे कोई नहीं है, फिर सर तो हमारा हमारे से वो पड़ोसी प्रोडक्ट, मुल्क अगर हम ले लें, आप जॉर्ज साहब चूंकि इस पे बात चल निकली है तो मैंने कहा चलें कर लेते हैं, चूंकि ये भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस वक्त सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। हम बांग्लादेश की बात करें, $54.3 बिलियन की एक्सपोर्ट कर दी उसने 2023 में। बिल्कुल। और आपको पता है कि बांग्लादेश जो है ना, जब आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त उनकी जो उसके 10 साल तक भी 80 की दहाई में भी उनकी एक्सपोर्ट्स जो है हमारी एक्सपोर्ट्स का 1/3 हिस्सा भी नहीं होती थी। इतनी एक फ्रैक्शन था, बहुत और अब देखें कि हमारे से उनकी ठीक है सर, ये बड़ा दो, अच्छा टॉपिक है वैसे, चूंकि आजकल दुनिया के ताल्लुकात ही इस पे इस्तवार हो रहे हैं और भारत अपनी चौधराहट ही इसी के मुताबिक दिखा रहा है, उसकी बात ही इसीलिए मानी जाती है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि मैं उन कितने दौरों में गया था बाहर, मैं आपको असल बता रहा हूं कि जब तक आप इकोनॉमिकली आप डिपेंडेंट है ना दूसरों पे, आपको कोई उतना सीरियसली नहीं लेता। जितना कि हम आबादी के हिसाब से 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, न्यूक्लियर कंट्री भी हैं, लेकिन क्योंकि जहाँ पे आप जाते हैं हर जगह तो हमें वहां से फिर मदद मांगनी पड़ती है अपने। अभी आप देखें, आपके जो रिजर्व हैं $12 बिलियन के हैं, लेकिन $12.7 बिलियन का डेट तो हमें सिर्फ रोल ओवर इन 3 मुल्कों से हर साल हम कर रहे हैं। तो अगर उसको आप डाल दें तो फिर आपके एक्चुअल रिजर्व्स तो माइनस में चले जाते हैं। जी हाँ, तो वैसे हमें भी इसलिए बहुत बड़े रिजर्व का हिस्सा जस्ट पार्क्ड मनी है, जो पार्क हुई होती है और वो हमने इस्तेमाल भी नहीं करनी होती, और ये भी एक बड़े हमारे लिए अलग से मामलात हैं। दूसरा, एक्सपोर्ट की मद में बड़ा कम है हमारे पास रेवेन्यू। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर सईद साहब? जी बिल्कुल, जैसे इन्वेस्टर साहब ने फरमाया, ये इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज ही हैं जो कि आपको इस दुनिया में इस जो चैलेंजेस हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के, जिसको मिटिगेट करने में, थ्रेट्स को मिटिगेट करने में आपको मदद देती हैं। तो मुझे इस तरह लगता है कि पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो होते रहे, बट हमें टेंजिबल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे, और हमें चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, पर्टिकुलरली जैसे मैंने पहले कहा, हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना होगा। हमें ऐसी अच्छा डॉक्टर कमोडिटीज साहब, माजरत एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड कर दें, चूंकि जैसे बात हो रही है बैनुल अक़वामी उमूर बगैर इकोनॉमी के हम डिस्कस भी करना अजीब सी आजकल बात है। पहले तो सियासी मामला डिस्कस होते थे, अब तो ये सबसे अहम मसला है। सर इसमें ज़रा एडअप कर दें, ये जो ट्रेड पॉलिसी है, ये बदलती दुनिया के तनाजुर में हमारी, ना तो हमने इसको कभी इम्प्लीमेंट होते देखा, ना इसमें कोई तब्दीली होते देखा, और शायद बहुत से लोगों को, या मुझ समेत, पता ही ना हो कि हम दुनिया के साथ ट्रेड पॉलिसी को लेके कैसे गामजन हैं। देखिए अरसलान साहब, डिमांड एंड सप्लाई का एक फिनोमिनन है। जब तक हम डिमांड और सप्लाई के फिनोमिनन को नहीं समझेंगे, जब तक हम डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक अपनी इकोनॉमी को कंपैटिबल नहीं करेंगे, तब तक हमें वो आउटकम्स नहीं मिल सकते।
अगर देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, कंपोनेंट है किसी भी रियासत की सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए। हैविंग सेड दिस, मुझे इस तरह लगता है कि हमने अभी तक वो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं ना, जो आपने इंडिया का जिक्र किया, अब आप देखिए 80% जो रेवेन्यू इंडिया को आ रहा है बेंगलुरु सिटी में, वो कहां से आ रहा है? वो यूएस की कंपनी से आ रहा है। इंडिया कैसे $3.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया? उन्होंने इन्वेस्ट किया आईटी में, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गए। आप देखिए कि वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें या इससे जुड़ी बाकी टेक्नोलॉजीज को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया इज ह्यूजली इन्वेस्टिंग इन दीज थिंग्स। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो। सिर्फ हेल्थ सेक्टर में वो अगले 2 सालों में मींस से 2027 तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है तकरीबन $102 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे होंगे। मैं सिर्फ हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा हूं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उनकी अपनी तमाम इकोनॉमी में हुजम देखें तो मुझे इस तरह लग रहा है कि $1 ट्रिलियन को ये अगले कुछ सालों में क्रॉस कर जाएंगे। देखिए इंडिया ने अपना टारगेट 2030 का रखा हुआ है कि हम जा रहे होंगे $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहे होंगे। तो वो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेंगे? जब वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। दुनिया में जिस चीज की डिमांड होगी जब वो आप प्रोड्यूस करेंगे तब वो बिकेगी ना। अब हमारे पास ये इशू ये है कि हम साल से देखिए 1960s में हम बहुत जबरदस्त तरीके से हमारी इंडस्ट्री चल रही थी, लेकिन उसके बाद ऑनवर्ड अगर आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आए तो हमें एक सेटबैक का सामना है। डॉक्टर साहब, अभी भी बहुत कुछ अच्छा हो हमने सकता अपनी है। स्ट्रेंथ भी खो दी ना। एग्रीकल्चर स्ट्रेंथ थी हमारी, हमने एग्रीकल्चर ही खो दी। हम दुनिया को जो ऑफर कर सकते थे उसमें सबसे बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर था, रीढ़ की हड्डी था। 8वां बड़ा एक्सपोर्टर था दुनिया का, गंदम को लेकर, फलों को लेकर, आम को लेकर, केले को लेकर, कॉटन को लेकर। अब हमें ये चीजें बाहर से मंगवाना पड़ती हैं। आई एग्री, हमें स्मार्ट अप्रोच के साथ जाना होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की एफिकेसी को यूज करते हुए हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना होगा। जैसे मैंने शुरू में कहा और एम्बेसडर साहब ने भी फरमाया, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना होगा। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। चलिए सर, एक ब्रेक की तरफ जाना है। ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, इस पे हम बात शुरू करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, जरा वापस आके हम दोबारा गजा और उसकी सिचुएशन पर और बैन अवी जो इस वक्त चेंजेस हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पॉलिसीज़ में, उस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जौहर साहब। बड़ा ये लंबा वास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर मैं डिस्कशन रखूंगा और हम बैन अवी जो ताल्लुकात है उसके तनाजुर में इकोनॉमी टाइज रियलिटी में क्या होते हैं और उसका कितना असर होता है आपकी सियासत पर, खित्ते में आपके इजारादारी पर या खित्ते में आपकी इंपॉर्टेंस पर। इस पर हम ज़रूर करेंगे। सर वापस आते हैं। गज़ा की सिचुएशन बिल्कुल एक अलग पैराए में चल रही है और यूक्रेन और रूस वार अब हमें थमती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ 2 माह की मोहलत ईरान के साथ अमेरिका का मामला चल रहा है जौहरी मुआहदे को लेके। ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए दुनिया तो इस पे जो है ना, दुनिया ने तो अपनी वॉइस एक्सप्रेस कर दी थी इस पे, ठीक है। अगर देखें पिछले 17 माह में तो इस इशू पे जितना ज्यादा पूरी दुनिया में स्टेटमेंट्स आई हैं, यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास हुए, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में तक में हुए रेजोल्यूशंस पास, सलामती काउंसिल में भी। उसके बाद आईसीसी जो है इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें भी, जो आईजेसी है उसमें भी रेफरेंसेस हुए। आईसीसी में उनको चार्ज भी किया गया नेतन्याहू को, सब कुछ हुआ। लेकिन मैंने अपने तबसरों में 1 साल से, बल्कि जब से ये शुरू हुआ तनाज़ा उस वक्त से कहा कि देखिए इजराइल जो है ना वो यूनाइटेड नेशंस को भी यूनाइटेड नथिंग समझता है। वो दुनिया की जो राय आमा है, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, उसको भी वो कुछ समझता नहीं है। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो अमेरिका में बाय पार्टीजन सपोर्ट एक इजराइल के लिए है, और वो जो डेमोक्रेट्स भी कर रहे थे लेकिन रिपब्लिकन्स की साइड पे उससे भी ज्यादा है। तो मैंने ये प्रेडिक्ट किया था जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो वो इजराइल की तरफ अमेरिका का झुकाव और भी ज्यादा हो जाएगा, और वो अब आपको नजर आ रहा है। इसी तरह जब ये मुआहदा भी हो रहा था, ये मुआहदा बहुत पहले हो सकता था सीज फायर, लेकिन नेतन्याहू इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो ट्रंप को इलेक्शन में थोड़ा फायदा देना चाह रहे थे, जो है ना, क्योंकि इसी वजह से वो बहुत सारे वोट टूटे हैं डेमोक्रेट्स के कि जी सीज फायर नहीं हो रहा। अरब अमेरिकन नाराज हो गए, अमेरिका में मुस्लिम अमेरिकन नाराज हो गए, वो वहां पे जो खवातीन थी वो उनसे नाराज हो गई। तो और इन्होंने देखा आपने मुआहदा उस दिन सीज फायर उस दिन किया जब ट्रंप ने इनॉग्रेट करना था, उससे 1 रात पहले ना, तो टाइमिंग बड़ी मानी खेज थी। मैं जरा डॉक्टर सईद साहब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जो अरब कंट्रीज हैं उनके मामला तो इसराइल के साथ अलग चल निकले हैं उस अकॉर्ड के तहत, लेकिन हम जहां पर गजा फलस्तीन की बात करते हैं वहां हमें इन ममालिक का रोल भी दिखाई नहीं देता।
जीरो के करीब रोल दिखाई देता है, इंक्लूडिंग सऊदी अरब। देखिए अरसलान साहब, मुझे लगता है कि वहां भी जियो पॉलिटिक्स की जगह पे आ गई है जनाब जियो इकोनॉमिक्स। आप देखिए कि जब 1948 में पहली वॉर हुई, 1956 का स्विस कनाल क्राइसिस, 1967 एंड देन 1973 की वॉर, उन जंगों में इजराइल डोमिनेंट रहा। वहां पे इजिप्ट को ये बात समझ आ गई कि कीपिंग इन व्यू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो एज इजराइल को हासिल था, तो इजिप्ट को समझ आ गई कि वी कैन नॉट कन्फ्रंट देम, हम उनसे जंग नहीं लड़ सकते। तो 1979 में इजिप्ट ने पीस स्टैब्लिश किया, कैंप डेविड अकॉर्ड, और वो सिग्नेचर्स हुए। जॉर्डन ने उसको फॉलो किया, 1994 में उन्होंने पीस स्टैब्लिश किया इजराइल के साथ। अब जो रिसेंट इब्राहिम अकॉर्ड्स हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज जिनको यूएई ने लेड किया और जिसको बेसिकली पुश मिली सऊदी अरेबिया की तरफ से फॉर द रिकग्निशन ऑफ इजराइल, अब ये क्या है, ये हमें बताते हैं कि इन कंट्रीज का फोकस अब अपने नेशनल इंटरेस्ट पे हो गया है। ये प्रैग्मेटिज्म के साथ जा रहे हैं। ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली ये पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते थे, अब भी करते हैं, स्टेटमेंट्स भी पास की हैं, बट वो हिस्टोरिकल रोल जो ये गल्फ कंट्रीज प्ले कर रही थी अब वो प्ले नहीं कर रही। और जैसे आपने फरमाया कि वो वैसा इफेक्टिव रोल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि सऊदी अरेबिया अलोंग विद यूएई एंड पाकिस्तान, ये वो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि इंटरनेशनली डिफरेंट एक्टर्स को एंगेज करके पीस स्टैब्लिश कर सकते हैं। देखिए अक्टूबर 7 के बाद से लेके अब तक 71,000 लोग शहीद हो चुके। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो 48,000 प्लस की बात कर रहे हैं, जो गाजा की गवर्नमेंट है वो 61,000 की बात कर रही है। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं और है वो असल सिचुएशन, जब बच्चों पे बमबारी हो रही थी, जब तबाह हो गया, मलबे गिर गए, वहां पे निस्तो नाबूद। असल सिचुएशन तो वाकई में असल रिकॉर्ड या असल जो फिगर्स हैं वो तो नामुमकिन है, उससे कई ज्यादा हो सकते हैं। जी अरसलान साहब, रिबल्स में अभी भी हजारों की तादाद में पड़े हुए हैं लोग, जो कि जिनको एज्यूम किया जा रहा है कि वो डेड हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हजारों, ये लाखों में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और आप सफाकी देखिए इजराइल की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, वक्त की कमी होगी। ये बताएं कि सदर मैक्रोन, कोई फर्क पड़ेगा उनकी स्टेटमेंट्स का? मुझे लगता है कि सदर मैक्रोन की जो स्टेटमेंट है, इसको हम आलमी तनाजर में वो जो एक डिस्टेंस बढ़ा है ना, या जो आया है बिटवीन द यूएस एंड द यूरोपीय यूनियन, तो ये जो स्टेटमेंट आई है प्रेसिडेंट मैक्रोन की, ये बेसिकली वी कैन लिंक टू दैट, क्योंकि यूरोप जा रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ। मैं स्टेटमेंट को खुशाइंद समझता हूं, यकीनन बहुत देर हो चुकी, लेकिन ये खुशाइंद है। अगर आप यूनाइटेड नेशन, जैसे एम्बेसडर साहब ने फरमाया, आप यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट्स को उठा लें, आप कुछ और सिविल सोसाइटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें, उन्होंने यकीनन अपनी स्टेटमेंट्स पास की। बट ये ग्रेट पावर सच एज फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट्स नहीं आई। जॉर्ज साहब कुछ कह रहे, जॉर्ज साहब। जी सर। जी जी जी, देखिए मैं ये कह रहा था कि स्टेटमेंट्स बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने सही कहा। तो देखिए स्टेटमेंट तो पूरी दुनिया से बेशुमार आई थी, और एक नहीं, एक मुल्क की तरफ से मुसलसल आ रही थी। सारा यूरोपियन कंट्रीज ने, चाइना, रशिया, हत्ता कि ब्राजील वगैरह ने तो अपने एम्बेसडर तक वापस बुला लिए इजराइल से। बहुत ज्यादा एक रिएक्शन था जो अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा था कि उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। कि खुशाइंद है कि चलें, मतलब ये आई है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यूरोप की, जो है वो जरा मुश्किल होगी, जो है ना, क्योंकि उसमें यूरोप पहले भी बहुत कोशिश कर चुका है, लेकिन अमेरिका के बगैर उनके लिए अभी फिलहाल वो जो है मुमकिन नहीं है। लेकिन इसमें मैं जो अहम चीज है ना, जो उस पर एक मैं कहूंगा, और वो मेरे ख्याल आखिरी बात, कि जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि यूएई, पाकिस्तान और सऊदी इस पे मिलके एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, या बिल्कुल एक जो है ना गेम चेंजिंग रोल, लेकिन मैं इस तरह नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का अब इसमें रोल उस तरह का नहीं है, रहा भी नहीं, जो हालात सारे बदल गए हैं। सर उसकी वजह है ना, हमारे अपने रीजनल मोदी का कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ गए हैं। हमारे बिल्कुल पड़ोस में अफगानिस्तान है, उसमें पीस के लिए हमने इतना काम किया, उस उधर से हमें जो अब हवा आ रही है वो इतनी गर्म है। हमारे अपने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने हमें और बहुत सारी चीज़ों में फंसा दिया। सर वक्त की बड़ी कमी है, मैं इंशाल्लाह इस पर फिर डिस्कशन रख लूँगा, एक बड़ी डिटेल, चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन वक्त बड़ा शॉर्ट था। सर जौहर सलीम साहब, सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सईदुज़्ज़मान साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।